मुझे ऑफिस की तरफ से शहर में रहने के लिए एक फ्लैट मिला था। इसी वजह से मैं गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो गया। रात को अक्सर ऑफिस से कुछ लोग मुझे दारू पिलाने के लिए एक बार में लेकर गए। वहां जाकर मेरे दोस्त लोग अक्सर मुझे लड़कियों की बातें करते थे। कहते थे कि रात को पीने के बाद वह अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं और फिर अपनी दिन भर की थकान भी दूर कर देते हैं। जिसे सुनकर मेरे अंदर के जज्बात भी उठने लगे थे। मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं थी, लेकिन दोस्त लोगों की ये सारी बातें सुनकर मेरा भी बहुत मन होता कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड बने और मैं भी अपने अरमानों को पूरा करूं। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी कि तभी अचानक एक रात मैं दारू के नशे में घर आया और मैं बाहर का दरवाज़ा बंद करना भूल गया और नशे में लुट होकर मैं बिस्तर पर जाकर गिर गया। लेकिन फिर मुझे रात के करीबन 3 बजे मुझे किचन में से बर्तन के गिरने की आवाज़ आने लगी। मैं उठकर खड़ा हुआ और जाकर किचन में देखने के लिए गया। किचन में मैंने देखा कि एक चोर मेरे घर पर चोरी कर रहा था। उसने अपना मुंह पूरा अच्छे से ढका हुआ था। चोर को देखकर मेरा अब नशा भी सारा उतर चुका था। अब मैं जब उस चोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसका मुंह पर बना कपड़ा मेरे हाथ पर आ गया और जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह चोर कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी जो दिखने में बेहद ही दूध की तरह सफ़ेद थी। उसे देखकर मेरा मन वह सब करने के लिए होने लगा। मैं जब उसे पकड़ा तो वह मुझे कहने लगी कि आप मुझे जो सज़ा देंगे वह मुझे मंजूर है, लेकिन आप मुझे पुलिस को मत पकड़वाना। उसे देखकर मेरी नीयत भी अब बिगड़ने लगी थी। मैंने कहा कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो वह मेरी बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर शरारत भरी स्माइल से भी कहने लगी कि हाँ हाँ, मुझे तो मंजूर है। ये सुनते ही मैंने उसका हाथ तुरंत पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया और फिर बिस्तर पर लेटकर पूरी रात घंटों तक हम दोनों ने एक दूसरे की गर्माहट को दूर किया। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं बिलासपुर गांव में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त 35 साल थी। मेरे घर में मेरी माँ बाप और मेरी 2 बहनें भी रहती थी। उन दिनों मैं कॉलेज से अपनी इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट की थी और पढ़ाई कंप्लीट करते ही मुझे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। नौकरी के लिए मुझे गांव से शहर जाना पड़ा। शहर आकर मुझे कंपनी की तरफ से एक नया फ्लैट भी मिला था। उन दिनों मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश था, क्योंकि गांव में रहकर अक्सर हम बहुत ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी देखी थी। मेरे माता पिता अक्सर मुझे हमेशा यही कहा करते थे कि मुकेश, तुम अगर ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे तभी हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे और हम तुम्हारी छोटी बहनों की शादी भी कर सकते हैं। हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही मुश्किल से आगे की पढ़ाई करवाई थी। मैं हमेशा ज़्यादातर अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता था। अक्सर कॉलेज में लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ घूमते फिरते थे। मेरे दोस्त हमेशा मुझे यही कहा करते कि तुम इतना पढ़कर कहाँ जाओगे और इन दिनों को एंजॉय करो और तुम भी कॉलेज में किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ताकि तुम भी हमारी तरह मज़े ले सको। लेकिन मैं उन सब की बातों को इग्नोर कर देता था, क्योंकि मुझे अपने परिवार की बहुत ही ज़्यादा चिंता सताती थी। मैं यही सोचता था कि ज़िंदगी के मज़े तो मैं बाद में ले लूँगा, पहले मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है और फिर एक नौकरी हासिल करनी है। इसी वजह से मैंने कभी भी लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कॉलेज में एक लड़की थी जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अक्सर वह बहाने से मेरे करीब आती और मेरे बदन को छूने की कोशिश भी करती। मैं हमेशा ही उससे दूरी बनाकर रहता, क्योंकि मुझे अपना ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना था। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही मैंने तुरंत नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे तुरंत एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर मैं शहर की तरफ रवाना हो गया। कंपनी ने मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे नए दोस्त भी बने थे। कॉलेज की तरह मैं भी कंपनी में अपना ज़्यादा ध्यान काम की तरफ लगाता, जिसे देखकर मेरे दोस्त मुझे अक्सर कहा करते कि पूरी ज़िंदगी तुम काम ही करते रहोगे या फिर हम लोगों के साथ कहीं घूमने भी चलोगे। मेरे दोस्त लोगों ने 2-3 गर्लफ्रेंड भी रखी हुई थी, लेकिन मेरी कोई गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से वह मुझे बार बार कहते कि तू एक बार अपनी गर्लफ्रेंड तो बना, देखना तुझे कितना मज़ा आएगा। लेकिन मैं हमेशा इन सब से पीछे हटा था,
फिर एक दिन मेरे दोस्त मुझे जिद करके ऑफिस से छुट्टी लेकर एक बार में पीने खाने के लिए लेकर गए। वहां जाकर मुझे दोस्तों ने जी भरकर दारू पिलाई और मुझे बहुत ही ज़्यादा नशा भी होने लगा था। फिर मेरे दोस्त मुझे अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीते हुए पलों को भी बताने लगते, जिसे सुनकर मेरे थोड़े जज्बात अब उठने लगे थे। अब यही सिलसिला रोज़ शुरू होने लगा। मैं ऑफिस से सीधा उन लोगों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता। मुझे यही ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। रात को अक्सर मुझे मेरे दोस्त लोग मुझे वह सारी वीडियो भी दिखाया करते थे। मेरी ज़िंदगी यूं ही अब गुजरने लगी थी। अब मैं रोज़ यही सब करता था। अब मेरा ध्यान अपने माँ बाप के ऊपर से भी जा चुका था। मुझे अपने माँ बाप और बहनों की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। संडे के दिन भी मेरे दोस्त लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे फ्लैट पर आ जाते और फिर खूब मज़े करते। उन सब को देखकर मेरे भी तन बदन में अब आग सी लगने लगती थी। मेरा भी बहुत मन करता था कि काश मेरी अब कोई गर्लफ्रेंड हो और मैं भी उसके साथ इन्हीं पलों को गुजारूं। मेरे दोस्त अक्सर लोग अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त के साथ मेरा चक्कर चलाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी लड़की पसंद भी नहीं आती थी। मैं हमेशा हर महीने के पैसे अपने माँ बाप के खाते में लगा देता था, लेकिन मैं उनसे कोई भी बातचीत नहीं करता था और शहर में आकर मैं अपनी इसी ज़िंदगी में मैं पूरे तरीके से डूब चुका था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पर ले जाएगी जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। एक रात मैं दारू पी के घर वापस आया और घर का दरवाज़ा लॉक करना भूल गया। मैं नशे में चूर जाकर बिस्तर पर गिर गया। मुझे कोई होश भी नहीं रहा। लेकिन फिर अचानक पूरे 3 बजे रात के मुझे किचन में बर्तन के गिरने की आवाज़ आने लगी। मैं अचानक उठा और सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं धीरे धीरे अब कदम बढ़ा रहा था। अब मेरा नशा भी पूरा उतर चुका था। मुझे अब लगने लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। जब मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए किचन की तरफ गया तो सामने मैंने चोर को चोरी करते हुए देखा। चोर ने अपना चेहरा पूरा कपड़े से बांधा हुआ था और घर की लाइट भी ऑफ थी, जिसकी वजह से मैं उसे अच्छे तरीके से देख नहीं पा रहा था। मैं चुपके से पीछे जाकर उसके खड़ा हो गया और जाकर उसको अच्छे से पकड़ लिया। वह चोर भी अपने आप को पूरी कोशिश कर रहा था छुड़ाने की, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके चेहरे पर पड़े नकाब को हटा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उस चोर को देखा तो मैं तो पूरा चौंक कर रह गया। मेरे पूरे होश उड़ चुके थे जब मैंने सामने एक लड़की को खड़ा पाया। वह लड़की मुझे अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बस उसे ही देखा जा रहा था। जब उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए मेरे पाँव पर अपना पाँव मारा तो मैं अचानक ही उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे पुलिस से मत पकड़वाना, और ये कहते हुए खूब ज़ोरों से रोने लगी। उस लड़की का रोना देखकर मैंने तुरंत उसे सोफे पर बिठाया और मैंने कहा कि तुम घर के अंदर कैसे आ गई। तो वह मुझे कहने लगी कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था तो मुझे भूख लग रही थी, जिसकी वजह से मैं चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप घर में हैं, नहीं तो मैं कभी नहीं आती। यह सुनकर मैंने उसे कहा कि तुम दिखने में तो मुझे ठीक ठाक लगती हो, किसी भी एंगल से तो मुझे चोर नहीं लगती। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुम्हें यह काम करना पड़ा। लेकिन वह मुझे कहने लगी कि वह मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा एक दूध के पैकेट की ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगी। यह सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो ज़रूर कर दूँगा, लेकिन तुम रहती कहाँ हो। परंतु मुझे उस लड़की ने कुछ नहीं बताया और उसके हाथ में दूध का पैकेट पहले से ही पड़ा था जो वह चुराने के लिए यहाँ पर आई थी, और वह उस पैकेट को पकड़कर तुरंत घर से भाग गई थी। मैं भी उसके पीछे ही जाने लगा था, लेकिन पता नहीं वह अचानक वह लड़की कहाँ गायब हो गई। मैं घर का दरवाज़ा लॉक किया और वापस अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में जाकर मैं उस लड़की के बारे में सोचने लगा था। आज पहली बार किसी लड़की को देखकर मेरे दिल में जज्बात उठने लगे थे। मुझे कोई लड़की पसंद आने लगी थी, लेकिन वह आखिर लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और कहाँ गई, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा मायूस भी हो गया था और यही सोचते सोचते कब मैं सो गया मुझे कुछ मालूम नहीं। सुबह उठकर मैं फिर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाकर मेरे दोस्तों ने मुझे आज फिर दारू पिलाने की बात की, लेकिन मैंने उनकी बात को इनकार कर दिया और वापस अकेला चुपचाप घर को आ गया।
घर आने के बाद मैंने देखा कि वह लड़की फिर से मेरे घर के दरवाजे पर बैठी रो रही थी। उसे देखकर मैं अचानक उसके पास गया और मैंने उसे कहा कि तुम्हें फिर आज क्या हुआ? तुम तो कल भाग गई थी ना। फिर वह मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे एक पैकेट दूध की ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो भगवान आपका बहुत अच्छा करेगा। ये सुनकर मैंने उसे आगे से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे घर के अंदर ले गया। और अब मैं घर के दरवाजे को भी अंदर से लॉक कर दिया था। फिर मैंने उसे सोफे पर बिठाया और आराम से उससे बातें करने लगा। मैंने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे जब तक बताओगी नहीं तो मैं तब तक कैसे जानूंगा कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। लेकिन वह लड़की थोड़ी घबराई लग रही थी। शायद उसे मुझ पर विश्वास नहीं था। मैं उसे विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वह मुझ पर भरोसा कर सकती है। फिर कितनी देर के बाद वह लड़की मुझे कहने लगी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मेरा एक भाई था जो कि हम 2 बहनों का बड़ा था। मेरी बहन एक विधवा औरत है और मैं सबसे छोटी हूँ। माँ बाप ने मेरे भाई के पीछे सारी जमीन जायदाद बेचकर उसे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया ताकि वह हम सब की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन जब तक वह हमारे साथ था तब तक तो वह ठीक रहा, लेकिन जब वह काम के सिलसिले में शहर रहने लगा तो वहाँ जाकर वह बिगड़ गया। वह पूरा दिन रात नशा करने लगा और उसने एक बार भी मुड़कर अपने माँ बाप को नहीं देखा और ना ही हम दोनों बहनों को। मेरे माँ बाप बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं और वह इस उम्र में काम नहीं कर सकते। मेरी बहन का बेटा अभी छोटा है, उसे दूध की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं कहीं से जाकर खरीद लूँ। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं जाकर कोई नौकरी भी कर लूँ। मैं परेशान होकर लोगों के आगे भीख भी मांगने गई थी, लेकिन कुछ लोग तो मुझे गलत निगाहों से देखने लगे। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं रात को किसी के घर जाकर दूध का पैकेट चुरा लूँगी। लेकिन कल रात आपके घर आकर मैं पकड़ी गई थी। लेकिन आज फिर मुझे दूध के पैकेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बहन का बेटा सुबह से भूखा है और वह बहुत ज़ोरों से रो रहा है। मेरी बहन की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वह उसे अपना दूध नहीं पिला सकती। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। इन सारी कहानी को सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने उसे किचन से जाकर 5 पैकेट दूध के निकाल कर दे दिए और मैंने कहा कि ये तुम्हारे 3-4 दिन के लिए तो हो ही जाएंगे और तुम्हें आगे से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें और भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। ये सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वह चुपचाप उन पैकेट को लेकर अपने घर की तरफ चली गई। लेकिन आज मैंने उस लड़की का पीछा किया था। मैंने सोचा था कि मैं जाकर देखूं यह लड़की सच बोल रही है या फिर झूठ। जब मैं उसके पीछे पीछे गया तो वह एक घर के अंदर गई थी जहां पर उसके मम्मी पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह लोग बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। उसकी बहन का बेटा भी घर पर जोरों से रो रहा था। देखने से तो ऐसा लग ही रहा था कि इन लोगों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। ये सब देखकर मैं वापस अपने घर आ गया और घर आकर मैंने मन ही मन सोच लिया कि माँ बाप अपने लड़के को पढ़ने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी औलाद उन्हें आखिर में आकर धोखा दे ही जाती है। और कहीं ना कहीं मैं भी अपने माँ बाप को धोखा दिया था। मैं भी जब से शहर आया था मैं दारू के नशे में इतना लत था कि मैं अपने माँ बाप से बात करनी भी छोड़ दी। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा था। इसी वजह से मैंने तुरंत फ़ोन निकाला और अपने घर पर फ़ोन किया। मैंने अपने माँ बाप से माफ़ी भी मांगी और कहा कि मैं जल्द ही गांव वापस आऊँगा और आपकी बहू को लेकर। यह सुनकर माँ मुझे कहने लगी कि क्या तुमने शादी कर ली? लेकिन मैंने कहा कि माँ नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं ज़रूर कर लूँगा। माँ मुझे कहने लगी, अगर तू चाहे तो हम लड़की वालों के घर चलते हैं और उनसे तेरा हाथ मांग लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि माँ, उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जल्द ही उस लड़की से मिलवा भी दूँगा। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया था। अब मैंने सोच लिया था कि अब मुझे आगे क्या करना है। मैं बीते हुए पलों को वापस नहीं ला सकता था, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहता था और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत भी करना चाहता था। इसी वजह से मैं सुबह उठकर उस लड़की के घर चला गया। जब उस लड़की की दीदी ने घर का दरवाज़ा खोला तो वह लड़की पीछे ही खड़ी थी और मुझे देखकर चौंक गई। मैं उस लड़की के घर के लिए काफ़ी सारा सामान भी लिया था। वह सारा सामान मैं घर के अंदर दाखिल होते ही साइड टेबल पर रख दिया। उस लड़की के माँ बाप मुझे हैरानी भरी नज़र से देखने लगे थे। मैंने उनके पैर छूते हुए कहा,
मुझे पता है कि आप लोग मुझे नहीं जानते। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वह लोग चौंक गए। वह कहने लगे कि पहली बात तो हम तुम्हें नहीं जानते, और दूसरी बात तुम हमारे घर के हालात देख ही रहे हो, तो तुम हमारी बेटी के साथ शादी क्यों करना चाहते हो। मैंने उस लड़की के पिता को हम दोनों की मुलाकात की सारी बात बताती। ये सुनकर वह बहुत ही दुखी हुए। वह कहने लगे हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अगर हमारा खुद का बेटा ऐसा ना करता तो शायद मेरी बेटी को इसकी नौबत भी आ जाती। यह सुनकर मैं लड़की के पिता का हाथ पकड़ लिया और मैं कहने लगा कि आपको और ज़्यादा निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी परेशानियों का हल निकालना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। आप मुझे भी अपना बेटा ही समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वह कुछ देर अपनी फैमिली के साथ बात करेंगे, फिर उसके बाद मुझे कुछ जवाब देंगे। मैं उनके घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। फिर आधे घंटे की वार्तालाप के बाद उन लोगों ने मुझे शादी के लिए हाँ कर दी और कहा कि हम शादी धूमधाम से तो नहीं कर सकते। ये सुनकर मैंने उन्हें कहा कि आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिर उसी दिन शाम को मंदिर में जाकर हम दोनों की बड़ी ही सादगी के साथ शादी करवा दी गई और मैं उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया। सुहागरात की रात वह लड़की घूंघट ओढ़े कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह थोड़ी बेचैन लग रही थी। मैं उसके बगल में जाकर बैठ गया था और मैंने उसे कहा कि तुम्हें और ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जब मंजूरी होगी तो मैं तभी तुम्हें हाथ लगाऊंगा। फिर वह मुझे कहने लगी कि आपने मुझसे शादी मेरी मदद के लिए की है या फिर। मैं उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ चुका था। इसी वजह से मैंने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। पहली नज़र में मैं तुम्हें दिल दे बैठा हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ की थी। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद ऐसे करूँगा तो तुम उसे इनकार कर दोगी। अगर मैं तुम्हारा पति बन गया तो तुम्हें मेरी मदद करने से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं तुम्हारे परिवार की मदद करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह मुझे कहने लगी कि आप इतने अच्छे इंसान हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वह लड़की खुद मेरे सीने से जा लगी और फिर हम दोनों ने वही किया जो आखिर सुहागरात की रात पति पत्नी करते हैं। मैंने आज कई घंटे तक अपनी जन्मों की प्यास को बुझाया था। सुबह मैं वापस उसे अपने साथ अपने गांव ले गया और गांव आकर मैंने अपनी मम्मी पापा से भी उसे मिलवाया था। मम्मी पापा उस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। वह भी मुझे कहने लगे कि तुमने तो लड़की हीरे जैसी चुनी है। अब मैं अपने मम्मी पापा का और अपने सास ससुर का भी अच्छे से ख्याल रखने लगा और उन सब की ज़रूरतों को पूरा करने लगा। अब सभी लोग आपस में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब हमारी शादी को पूरे 1 साल हो चुका था और मेरी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम हमने कृष्णा रखा था। सो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।